कॉनिकल पेंडुलम हम बोलते हैं वेयर द बॉडी इज अटैच्ड विद अ स्ट्रिंग और वो इस फॉर्म में घूम रही है, मतलब स्ट्रिंग के साथ। तो हमने बताना है कि इसमें एंगुलर वेलोसिटी, रेडियस और एंगल के साथ क्या रिलेशन बनेगा। कि लाइक हमारे पास अगर ऐसे कॉनिकल पेंडुलम है, यहाँ से फिक्स्ड है और जो पेंडुलम है वो ऐसे सर्कल में मूव कर रहा है। सर्कल ऑफ रेडियस आर, स्ट्रिंग की लेंथ एल है या एंगल थीटा। अगर जो पेंडुलम है, पेंडुलम कैन बी एनी काइंड ऑफ अ बॉब ऑफ मास एम। मैं इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो इस पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं पेंडुलम पे, मतलब इस पॉइंट पे अगर मेरे को फोर्सेस मार्क करनी है तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? टेंशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग, वेरी गुड, टी। और mg, weight downwards, डिरेक्टिंग डाउनवर्ड्स। और कोई फोर्स सर्कल में डायरेक्शन चेंज हो रही है तो कौन सी फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। centripetal, एम आर ओमेगा स्क्वायर। इस केस में अब सेंट्रिपिटल फोर्स कोई फोर्स होती है एक्चुअल में? नो सर। सेंट्रिपिटल फोर्स हम किसको बोलते हैं? फोर्स जिसके कारण डायरेक्शन बदले। तो सेंट्रिपिटल नॉर्मली मार्क नहीं होती, आपने इसमें की सेंट्रिपिटल फोर्स लग रही है, बट कौन सी फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रही है? तो हम टेंशन के कंपोनेंट्स बनाते हैं। अगर ये एंगल थीटा है, ये भी थीटा ही होगा। yes sir, तो टेंशन के कंपोनेंट्स, ये अगर टी है दिस वुड बी, t cos theta, और जो इधर आएगा दिस वुड बी टी t साइन sin थीटा। theta, रेडियस को मैं इधर मार्क कर देता हूँ। ये टी साइन थीटा। तो हम कह सकते हैं ये जो टी साइन थीटा है ये सेंट्रिपिटल फोर्स का रोल प्ले कर रहा है। मतलब इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, इसको हम डेरिवेशन में लिखेंगे। बट वी से टी कॉस थीटा जो है ये वेट को बैलेंस कर रहा है, और जो टी साइन थीटा है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ताकि सर्कल में मूव कर सके। अगर इक्विलिब्रियम है तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू mg एंड टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू m r ओमेगा स्क्वायर। वहां से हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। सो यू कैन राइट, डायग्राम बना लो, ये पहले डायग्राम बना लो फिर लिखते हैं इसको। सर हेडिंग क्या दूंगी है? कॉनिकल पेंडुलम। ओके सर, कॉनिकल पेंडुलम बिकॉज अगर आप देखो तो ये उल्टे कोन की तरह नजर आ रहा है ना, ये वाली शेप, तो yes इसलिए sir, इसको कॉनिकल पेंडुलम बोल देते हैं। सिंपल पेंडुलम होता है जिसकी मोशन ऐसे सिंपल होती है कि इधर गया एंड वापस आ गया। इसमें ऐसे सर्कल में मूव करती है बॉडी। जस्ट ड्रॉ द डायग्राम देन वी विल राइट। स्कूल के रेगुलर सिलेबस में नहीं है, बस इस पे न्यूमेरिकल आते हैं, तो एज्यूम कि इतनी चीजें तो आप खुद से कर सकते हो। So you can write, consider a conical pendulum. Consider a conical pendulum where a bob of mass m, where a bob of mass m is attached with, where a bob of mass m is attached with a string of length L. If the bob revolves in
a circle of radius r, if Bob revolves in circle of radius r, the string makes an angle. If Bob revolves in a circle of radius r, string makes an angle theta with a vertical. String makes an angle theta with a vertical. String makes an angle theta with a vertical. Forces acting on the body. Forces acting on the bob लिख लो. Forces acting on the bob are A part is weight of the bob acting vertically downwards. Weight of the bob acting vertically downwards. And tension in the string which is radial towards point of suspension. Tension in the string which is towards point of suspension in लिख लो sir. Tension in the string which is towards point of suspension. Making components of tension. Making components of tension. So can you please Making repeat? tension in the string acting towards point of suspension. Making components of tension. T cos theta. T cos theta will balance. T cos theta will balance the weight of the bob and T sin theta provides centripetal force. And T sin theta provides centripetal force. So dividing 2 by 1. So tan theta is r omega square by g. इसको मैं v की टर्म्स में भी लिख सकता हूँ. Also v और ओमेगा में रिलेशन क्या था? V equal to R omega. V is equals to r omega. Implies omega is equals to v by r. तो ओमेगा को v by r लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? Tan theta is equal to v square by r g. Tan theta is equals to v square by r g. देखो क्लियर है सबको ये कैसे किया है? सर स्क्रीन छोटी कर दो थोड़ी. क्या Sir, बोला बेटा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं लेनी. क्या चीज? सर इसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन लेनी. नहीं, हम कांस्टेंट स्पीड से लेके करते हैं ना. सर फर्स्ट इक्वेशन दिखा दो, इसमें क्या है? कि t cos theta और mg इक्वल और t sin theta provides the centripetal force.
कर दिया नोट? नेक्स्ट इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट. ये बेसिकली फोर्सेस की एप्लीकेशंस होती हैं सारी. कि आप अगर साइकिल चला रहे हो, सो व्हेन यू टेक अ टर्न, तो आप साइकिल को बेंड क्यों करते हो? मतलब अगर आप सीधा जा रहे थे, मोड़ आता है, तो आप साइकिल को बेंड कर लेते हो. सो व्हाई दिस इज एसेंशियल? व्हाई व्हाइल टेकिंग अ टर्न यू हैव टू बेंड द साइकिल? जैसे आपने रेस में भी देखा होगा, मोटरसाइकिल जब से रेस है तो जितना तेज चला रहे होते हैं उतना ज्यादा बेंड भी किया होता है उन्होंने अपने बाइक को. सो व्हाई इट इज एसेंशियल टू बेंड द व्हीकल? और आप अगर नॉर्मल चल रहे हो तो चलते हुए अपनी बॉडी को क्यों नहीं बेंड करते? तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, रीजन इसका क्या होगा? आपको जिस साइड टर्न करना उस साइड बेंड करते हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में? उस साइड उसी साइड उसी साइड में साइड बेंड करते हो. सो मान लो अगर आपने इस साइड बेंड करना, टर्न करना है, तो आपने अपने साइकिल को बेंड किया. सो आप साइकिल को बेंड करते हो थ्रू सर्टेन एंगल थीटा. अगर मैं साइकिल का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, पहले लॉजिक सोचो. अगर साइकिल बेंड हो रहा है मतलब आप स्ट्रेट जा रहे थे, आपने मुड़ना है मतलब आपको डायरेक्शन चेंज करनी है. और डायरेक्शन कौन सी फोर्स के कारण चेंज होती है? सेंट्रीपिटल सेंट्रीपिटल. सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण. तो हमें सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए तो ही हम बेंड कर सकते हैं, नहीं तो हम नहीं कर सकते. इस पे अगर मैं फोर्सेस मार्क करने के लिए कहूं तो कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस बॉडी पे? साइकिल अगर बेंड कर रहा है तो साइकिल पे कौन सी फोर्सेस लगी? अच्छा, अगर साइकिल ये सीधा होता, मैं कहते इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो आप कैसे बनाते? कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं इस पे? The weight downwards. वेट डाउनवर्ड्स Yeah. Normal reaction. Force. और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड अपवर्ड्स. इधर क्या चेंज आया? नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? So वो cycle Incline. साइडवेज आर. अगर ये एंगल थीटा है, दिस विल आल्सो बी थीटा. आर के दो Yes. कंपोनेंट्स बन गए, आर cos. कॉस थीटा और आर साइन थीटा. और एक फोर्स है वेट. बेंड करके क्या हुआ? आर साइन थीटा ने कौन सा रोल प्ले कर दिया? centripetal. इसने सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर दी. अब सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमें पता था, इट्स mv²/r. मतलब स्पीड जितनी ज्यादा होगी आर साइन थीटा उतना ज्यादा चाहिए होगा. Yes, sir. अगर थीटा बढ़ाएंगे तो आर साइन थीटा भी बढ़ जाएगा, बिकॉज साइन की वैल्यू 0 से 90 बढ़ती है. यस सर तो आप जितनी तेज बाइक चला रहे हो आपको बेंड भी उतना ज्यादा करना पड़ेगा, बिकॉज बेंडिंग से a component of normal reaction provides the centripetal force. तो आपको खुद नहीं चाहिए होता जब आप टर्न करते हो. जब आप मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, ऐसा तो नहीं होता कि मोड़ आया तो आपने अपनी बॉडी को बेंड कर लिया. सर वही है ना कि आपकी स्पीड कम होती है. स्पीड इज वेरी स्मॉल. आप कभी दौड़ते हुए देखोगे लोगों को तो उनकी बॉडी थोड़ी सी बेंड ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाती है जितनी तेज चल रहे हो. सो नॉर्मली हम लेते हैं कि बेंडिंग इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स. तो कार में नहीं चाहिए होती. कार को तो बेंड नहीं करते हम. अच्छा, इसमें मैंने कौन सी फोर्स निग्लेक्ट किया आप देखो. अभी
मैंने कौन सी फोर्स निगलेक्ट की? बिकॉज मैं स्कूल का आर्टिकल कर रहा हूँ, ये स्कूल का एनसीईआरटी का आर्टिकल है। मैंने इसमें कौन सी फोर्स निगलेक्ट की हुई है? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन। फ्रिक्शन Yes. कार के केस में जब हम लेते हैं, हम फ्रिक्शन को निगलेक्ट नहीं करते बिकॉज साइकिल के टायर्स बहुत छोटे होते हैं, तो फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल, इट कैन नॉट प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रिपेटल फोर्स। कार के केस में बिकॉज कार का मास ज्यादा है, कार पे फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा लगती है, तो द कंपोनेंट ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। कि फ्रिक्शन वो सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड कर देती है जिसके कारण वो टर्न लेती है। सो यहाँ पे हम ले रहे हैं कि फ्रिक्शन बीइंग स्मॉल इन द केस ऑफ साइकिल, तो फ्रिक्शन इज नॉट सफिशिएंट टू प्रोवाइड द सेंट्रिपेटल फोर्स, इसलिए हमें बेंडिंग करनी पड़ती है कि हम बेंड करके उसको टर्न लेते हैं। इस केस में भी अब r cos थीटा विल बैलेंस, इसका रोल क्या है? r cos theta balances the weight. Weight. R cos theta balances the weight. R cos theta balances weight. R sin theta provides centripetal force. अब Centripetal. आपने जब बाइक रेस देखी होगी कभी टीवी पे, स्टार स्पोर्ट्स पे या कहीं पे, कई बार ये होता है बेंड करते करते गिर ही जाते हैं। अब उसका रीजन क्या होगा? बिकॉज जैसे बेंड करना शुरू करेंगे, r cos थीटा बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। कम होगा। r cos थीटा कम हो जाएगा तो एक स्टेज ऐसी आ सकती है जब वो वेट को बैलेंस ही नहीं कर पाया। Yes, sir. वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा तो डाउनवर्ड फोर्स हो जाएगी, तो फिर उनका बाइक गिर जाएगा। तो बैलेंस बना के रखना होता है कि r cos थीटा ने प्रोवाइड करना है, इट्स बैलेंस द वेट, r sin थीटा प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। अब अभी कभी ध्यान से देखना, नेक्स्ट टाइम जब रेस देखोगे इस तरह की, जो बाइकर्स होते हैं दे वियर रोलर्स ऑन देयर नीज, रोलर्स ऑन देयर नीज बिकॉज वो कई बार जब बेंड करते हैं इतना ज्यादा बेंड करते हैं कि उनके नीज ग्राउंड को टच करते हैं, तो दे डोंट वांट स्टैटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दे वांट रोलिंग फ्रिक्शन, बिकॉज रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है वो कम होती है। comparative तो अपने नीज के ऊपर वो रोलर्स बांध लेते हैं ताकि जब वो उनके नीज टच भी कर जाए ग्राउंड को, तो वो बॉल्स रोल करने में फ्रिक्शन ज्यादा ना हो। अच्छा, ये कहीं पे आपने देखा है कि रोलिंग फ्रिक्शन कम होती है व्हीकल्स को छोड़ के और कहीं? सर जब सूटकेस लेकर जाते हैं उसके नीचे व्हील्स को छोड़ दो ना, व्हील्स का तो मैंने एग्जांपल ही कह दिया, व्हील्स नहीं और कहीं, व्हील्स को छोड़ के कहीं और कंसेप्ट यूज किया हो कि रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन? तो सर जब ड्रम हम सिलेंडर को रोटेट करते हैं, मतलब जब ऐसे हम ऐसे रोल करके लेके जाते हैं ना, जैसे टेढ़ा कर लेते हैं हम उसे। सिलेंडर को रोल करके ले जाते हो, ओके। अभी कोई यूज कर रहा है रोलिंग फ्रिक्शन का क्लास अटेंड करते हुए? किसी के हाथ में बॉल पॉइंट पेन है कि सबके हाथ में जेल पेन है? ये सब बॉल पेन। बॉल पॉइंट, बॉल मतलब आपका जो पेन है इसके टिप पे एक बॉल लगी हुई है जो रोल करती है जब आप लिखते हो। दैट्स व्हाई बॉल पॉइंट पेन ऑलवेज राइट स्मूदर एज कंपेयर टू जेल पेन विद स्लाइड्स। तो इसलिए उन्होंने कॉम्बिनेशन भी बनाया बीच में, रोलर जेल, कि जेल पेन और आगे बॉल भी लगा दी, तो उसको रोलर जेल बोल देते थे। अदरवाइज इट्स अ रोलर बॉल पॉइंट पेन बिकॉज इसके टिप पे एक बॉल लगी होती है। अगर इसको आप बहुत ध्यान से देखोगे तो टिप के ऊपर एक ऐसे बॉल होती है जिसके साइड से इंक निकलती है और ये बॉल रोल करती है जब आप लिखते हो। आप चेक कर सकते हो, अगर आपका बॉल पॉइंट पेन है ना, उसको ऐसे टेबल पे मारना, अगर वो लिखना बंद कर दे मतलब वो बॉल पॉइंट पेन था, बिकॉज वो बॉल गेट्स एम्बेडेड इनसाइड दैट स्मॉल ओपनिंग, तो फिर इंक बाहर नहीं आ पाती, इसलिए वो पेन लिखता नहीं है। फिर बॉल पॉइंट पेन डिस्कवर किसने किया था? किसकी डिस्कवरी थी ये बॉल पॉइंट पेन? सुना होगा नाम आपने 100%। अभी भी उस साइंटिस्ट के नाम से बॉल पॉइंट पेन आते हैं। वेरी पॉपुलर फ्लूइड मैकेनिक साइंटिस्ट, क्या नाम बताया? ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स। ऑसबॉर्न रेनॉल्ड्स के लॉ भी पढ़ेंगे हम इसी क्लास में जब हम फ्लूइड्स के बारे में पढ़ेंगे। रेनॉल्ड्स ने सबसे पहले बॉल पॉइंट पेन बनाया था व्हिच यूजेस द कांसेप्ट दैट रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये देखो कंसेप्ट समझ में आया जो बताया अभी तक? समझ में आया साइक्लिस्ट बेंड क्यों करता है?
बिकॉज बेंड करने से नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस करेगा और दूसरा कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। सो डायग्राम बना लो, यही चाहिए, ये तो ऐसे समझाने के लिए बनाया था। यू रिक्वायर जस्ट द सेकंड डायग्राम, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। Sir, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर आपने आर कॉस थीटा का कुछ बताया था कि इम्बैलेंस हो जाता है और पर्सन गिर जाता है अगर तो हम बेंडिंग ज्यादा करेंगे, बेंडिंग ज्यादा करेंगे तो थीटा बढ़ेगा या कम होगा? थीटा बढ़ेगा या कम होगा बेंड ज्यादा किया तो बढ़ेगा। बढ़ेगा। अच्छा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा बढ़ता है या कम होता है? कॉस जीरो कितना होता है? सर कम। कॉस जीरो इज 1, कॉस 90 इज 0। तो मतलब थीटा बढ़ेगा तो कॉस की वैल्यू कम होती है। कॉस की वैल्यू कम होगी तो आर कॉस थीटा कम हो जाएगा। इट मे नॉट बी एबल टू बैलेंस दिस वेट। अगर वेट इससे ज्यादा हो गया तो बॉडी गिर जाती है। So you can write, consider a cyclist and cycle of mass m, combined mass ले रहे हैं हम। Consider a cyclist and a cycle of mass m moving on a circular track of radius r. Moving on a circular track of radius r. Moving on a circular track of radius r with a constant speed v. As direction of velocity is changing, as direction of velocity is changing, centripetal force is required. As direction of velocity is changing, centripetal force is required to change the direction of motion. Direction of velocity. Is changing, therefore, centripetal force is required to change the direction. Centripetal force is required to change the direction. The cyclist will bend the cycle such that it makes an angle theta, such that it makes an angle theta with a vertical. This normal reaction, this normal reaction also, this normal reaction also acts at an angle theta with vertical. इसके आगे ब्रैकेट में लिख लो. Frictional force is neglected. Frictional force is neglected as it is small. Making components of normal reaction. Making components of normal reaction. R cos theta. Making components of normal reaction. R cos theta will balance the weight of the
R cos theta will balance the weight of the system, and R sin theta provides necessary centripetal force. R sin theta provides necessary centripetal force. That is अब देखोगे कि सेम ही रिजल्ट आ गया जो हमारा कॉनिकल पेंडुलम में आया था. Dividing 2 by 1. So V is equal to under root Rg tan theta. This implies V जितना ज्यादा होगा थीटा उतना ज्यादा रखना पड़ेगा. So जितनी तेज वेलोसिटी से टर्न करोगे, अगर आप बहुत धीरे साइकिल चला रहे हो तो आपको बेंडिंग की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती. तो जितना तेज व्हीकल चल रहा है उतनी ज्यादा बेंडिंग रिक्वायर्ड होगी. So you can read this relation implies that larger the speed of bicycle, larger will be the bending required to provide centripetal force. क्लियर है सबको? ये इसमें कुछ पूछने वाला है, डाउट है तो क्लियर कर लो अभी. If you have any doubt in this. Next is car moving on a circular track. Car moving on horizontal circular track. इस केस में कार अगर टर्न कर रही है, ये इसकी वेलोसिटी थी, इस पे सेंट्रिपेटल फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगी, टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट? Right. लेफ्ट Left. लेफ्ट. FC सेंट्रिपेटल फोर्स. अब हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक में बहुत सिंपल कंसेप्ट है कि वेट एक्टिंग डाउनवर्ड्स और नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, वो दोनों तो बैलेंस हो गए, वेट और नॉर्मल रिएक्शन. ये फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा? हम कहेंगे दिस फ्रिक्शन प्रोवाइड्स, बिकॉज फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी क्या की थी? फ्रिक्शन कैन डिसाइड इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन.
तो स्पीड के हिसाब से फ्रिक्शन अपना मैग्नीट्यूड भी डिसाइड कर लेती है। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन में नहीं था कि फ्रिक्शन डिसाइड्स इट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, काइनेटिक तो फिक्स होती थी। तो कार जब मूव करती है तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन होती है या काइनेटिक फ्रिक्शन होती है? काइनेटिक। कार जब मूव करती है तो स्टैटिक और काइनेटिक। अच्छा, कार का टायर ट्रांसलेट करता है, रोटेट करता है या रोल करता है? ट्रांसलेटरी मोशन होती है ऐसे सीधा स्लाइड कर रहा है, रोटेशन होती है अपनी जगह पे घूम रहा है, रोल करता है मतलब आगे जा रहा है। तो कार का टायर ट्रांसलेट करता है, रोटेट करता है, रोल करता है? रोटेट करता है। रोल रोल करता है। रोटेट अपनी जगह पे थोड़ी घूमता रहता है, रोटेशन तो उसी जगह पे होती है फिक्स। कार ने तो आगे जाना है। इसको हम कहते हैं रोलिंग मोशन। जैसे आपने बॉल को ऐसे रोल कर दिया ग्राउंड पे तो इट्स रोलिंग, आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। रोलिंग मोशन जो होती है दैट इज बेसिकली वेक्टर सम ऑफ रोटेशन एंड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन मोशन अगर मैं बात करूं, से मेरे पास एक स्फीयर है जो ट्रांसलेट कर रहा है। ट्रांसलेट मतलब ये स्फीयर ऐसे स्लाइड कर रहा है। अगर स्फीयर स्लाइड कर रहा है तो मेरे को ये बताओ इसके हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी? सेम होगी सर, सेम होगी। सेम होगी, मतलब इसकी वेलोसिटी भी सबकी वेलोसिटी सेम होगी। एक बॉडी रोटेट कर रही है, with a certain angular velocity omega. इधर वेलोसिटी सबकी सेम होगी या अलग अलग होगी? सर अलग अलग। इसकी वेलोसिटी भी इधर हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग डायरेक्शन में, रोटेशन में। देखो क्लियर है डायग्राम, यस है ना? मैं वेक्टर्स भी यूज कर सकता था। और इधर स्पीड लिख रहा हूं बिकॉज डायरेक्शन अलग है, नहीं तो मेरे को v1 v2 v3 करना पड़ेगा। रोलिंग जो होती है इन दोनों की कंबाइंड मोशन होती है, मतलब ट्रांसलेट भी करना है और आगे भी जाना है। मैंने इन दोनों मोशंस को कंबाइन किया, तो वो रोलिंग बनी। मतलब ये ट्रांसलेशन है, ये रोटेशन है, और इन दोनों का सम रोलिंग है। मैं अभी ज्यादा पॉइंट्स पे फोकस नहीं करता, सिर्फ सबसे ऊपर वाला पॉइंट देखो। ट्रांसलेशन और रोटेशन के कारण वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम है या डिफरेंट है? सेम सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे सेम। सेम तो ये वाला पॉइंट जो है इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 2v रोलिंग में, सबसे नीचे वाले पॉइंट की। जीरो अपोजिट डायरेक्शन से। कभी भी प्योर रोलिंग मोशन होगी तो जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो रेस्ट पे होता है, इसलिए स्टैटिक फ्रिक्शन। हर पॉइंट की वेलोसिटी अलग होती है, पर जो पॉइंट विद कांटेक्ट विद द ग्राउंड है दैट इज एट इंस्टेंटेनियस रेस्ट। जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा वो पॉइंट रेस्ट पे होगा, जो भी पॉइंट ग्राउंड पे पहुंचेगा अगर प्योर रोलिंग है। ये सारी चीजें वैसे रोटेशनल मोशन में आती है। मैंने सिर्फ एक पॉइंट आपके दिमाग में क्लियर करना था, बिकॉज घर जाके आपको फिर कंफ्यूजन हो सकती है। दोबारा सोचो कि हमने है तो मूव कर रहा था टायर,
तो मैंने सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों ली, क्योंकि वो तो स्टैटिक सेल्फ एडजस्टिंग होती थी, तो ये स्टैटिक ही है, तो वो सेल्फ एडजस्टिंग है। हम इस पर दोबारा आते हैं। हम कह रहे हैं कि कार जब टर्न लेगी तो फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रिपेटल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स होगी कितनी इस व्हीकल पे, बिकॉज अगर मैं इसका कार का डायग्राम बनाऊं तो ऐसे फोर्सेस हैं। सर म्यू इनटू वेट ऑफ कार। अगर हम कार का डायग्राम बनाएं तो वी से वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स, mg नॉर्मल रिएक्शन इज अपवर्ड्स, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी हो जाएगी, म्यू mg। फ्रिक्शनल फोर्स इज म्यू mg, दैट इज लिमिटिंग वैल्यू, एंड दिस हैज टू प्रोवाइड सेंट्रिपेटल फोर्स। मतलब सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड कभी भी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज फ्रिक्शन मैक्सिमम इतनी फोर्स ही प्रोवाइड कर सकती है, इससे ज्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स लगा ही नहीं सकती। तो कभी भी आपका व्हीकल की स्पीड इतनी नहीं होनी चाहिए कि फ्रिक्शन सेंट्रिपेटल फोर्स प्रोवाइड ना कर सके। तो सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड का फॉर्मूला क्या होगा, वो हमेशा इससे कम होना चाहिए या इसके इक्वल होना चाहिए, बिकॉज अगर ये फोर्स ज्यादा हो गई तो क्या होगा, ये कौन सी फोर्स थी, सेंट्रिपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू चेंज डायरेक्शन। चेंज डायरेक्शन। अगर ये फ्रिक्शन ये फोर्स ना प्रोवाइड कर पाई तो क्या होगा, सर बॉडी स्ट्रेट चली जाएगी, बॉडी स्लिप कर जाएगी, चली जाएगी। उसको कई बार हाँ दूसरे वे में एक्सप्लेन किया होता है जो थ्योरेटिकली गलत है, कि अगर हम ग्राउंड फ्रेम में ले रहे हैं हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स नहीं लेनी चाहिए, बिकॉज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक सूडो फोर्स होती है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगती है। बट वो एक्सप्लेनेशन से अगर आपको समझ में आता है तो मैं वैसे भी बता सकता हूँ कि अगर मेरे पास व्हीकल है जो टर्न कर रहा है, इसमें फ्रिक्शन लग रही है इनवर्ड्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है आउटवर्ड, तो अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगी फ्रिक्शन से तो कार बाहर की तरफ स्लाइड कर जाएगी। इसका मतलब mv²/r की वैल्यू हमेशा इससे कम होनी चाहिए, मतलब v हमेशा इससे कम होना चाहिए। तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे आप टर्न ले सकते हो दैट शुड बी अंडर रूट म्यू आर जी। अंडर रूट म्यू आर जी मैक्सिमम वेलोसिटी है। मैक्सिमम वेलोसिटी विद व्हिच यू कैन टेक द टर्न इज रूट म्यू आर जी। इसका मतलब जितना बड़ा सर्कल होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी से टर्न ले सकते हो। जी का वेक्टर तो छोड़ ही दो, वो तो एक सिटी में फिक्स ही है, बट बड़े सर्कल में आप तेज टर्न ले सकते हो। जैसे आपसे किसी बहुत बड़ा राउंड अबाउट है तो उसमें आपको व्हीकल धीरे करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप तेज भी निकाल सकते हो। बट अगर बहुत शार्प टर्न आएगा तो आपको व्हीकल धीरे करने पड़ते हैं। जैसे माउंटेन्स पे जा रहे हो, शार्प बेंड आते हैं तो यू हैव टू स्लो डाउन द व्हीकल बिकॉज रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे कार टर्न ले सकती है वो भी कम है। और एक फैक्टर आ गया म्यू किस पे डिपेंड करेगा, सरफेस पे। रफनेस सर, और सड़क पे। स्मूथनेस ऑफ सरफेस। सड़क और टायर्स के कॉम्बिनेशन पे। तो आपको कैसे पता कि आपके टायर्स सफिशिएंट फ्रिक्शन प्रोवाइड कर सकते हैं नहीं, टायर्स में कोई इंडिकेटर होता है सर ट्रेड जिससे वेयर आपको पता चल जाए, क्या WI ट्रेड वेयर इंडिकेटर होता है। कैसे? सर वो मतलब जो टायर्स के बीच में जो लाइंस होती है ना, उसके बीच में एक छोटा सा स्पॉट उभरा हुआ होता है। हाँ, एक तो अगर रेड उसके कलर का बराबर स्पॉट टायर लगाया घस होता जाए है। जब वो आपको रेड कलर का स्पॉट नजर आना शुरू हो जाए टायर यूज करके, तो दैट मींस इट नीड्स चेंज। एंड टायर्स के ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है जिस पर लोग जनरली ध्यान नहीं देते। मैक्सिमम स्पीड किस पे आप उस टायर को चला सकते हो, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। उन्होंने एक प्रेशर तो मेंशन किया ही होता है कि प्रेशर कितना है, बहुत सारी चीजें होती है। रेडियस जैसे R16, R17, R18 रेडियस मेंशन्ड होते हैं, मैक्सिमम स्पीड मेंशन होती है और एक एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। तो टायर की एक्सपायरी डेट मींस जैसे खाने के पैकेट के ऊपर लिखा होता है बेस्ट बिफोर 6 मंथ्स, बेस्ट बिफोर 12 मंथ्स, तो टायर के ऊपर भी एक्सपायरी मेंशन्ड होती है। दैट इज बिकॉज रबर इज अ मटेरियल जो नहीं भी यूज करोगे तो भी खराब हो जाता है। टायर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि मतलब रबर की जिससे वो बनते हैं,
they have a property ki they decompose also, मतलब their strength decreases with time. तो अगर आपका टायर पुराना है बट आपने यूज नहीं भी किया तो भी उसको चेंज करना पड़ता है आफ्टर दैट टाइम जो उन्होंने एक्सपायरी मेंशन कर दिया उसके ऊपर. इट्स ऑलवेज एडवाइस कि आप उसको चेंज करो, अदरवाइज वो टायर हाई स्पीड पे बर्स्ट कर सकता है. सेकेंडली, जैसे आजकल पिछले साल से इस साल सिचुएशन रही कि आपके घर में मे बी से 2 व्हीकल हैं बट एक हमेशा खड़ा ही रहता है, तो टायर कंपनीज एडवाइज मतलब मैंने 1-2 कंपनीज की तो न्यूज़पेपर में ऐड भी देखी लॉकडाउन में कि इफ योर व्हीकल इज नॉट मूविंग इट जस्ट मूव इट अराउंड अ लिटिल बिट. मतलब आप उसको चाहे धक्का मार के आगे पीछे करो, बिकॉज अदरवाइज टायर्स अगर एक ही पोजीशन पे खड़े रहे तो वो खराब हो जाते हैं. तो आपके व्हीकल में, बिकॉज वो लोअर पार्ट जो है व्हीकल का उस पर सारा लोड आ रहा है, सारा प्रेशर उसी पर्टिकुलर पार्ट पे बढ़ रहा है और ऊपर वाले पार्ट पे कोई प्रेशर ही नहीं पड़ रहा. तो डेली कार चले तो वो कहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है वो चेंज होता रहता है. तो नॉर्मली उन्होंने ऐड दी थी एमआरएफ ने कि आप अपने व्हीकल को थोड़ा बहुत हिलाओ अपनी जगह से, अदरवाइज वो टायर्स खराब हो जाएंगे अगर आप उसको यूज नहीं करोगे. तो घर में वो इजी था. मुश्किल आई थी एयरलाइन कंपनीज को, बिकॉज एरोप्लेन्स को भी मूव करना पड़ता है लॉकडाउन में, कि अगर एयरलाइंस नहीं भी चल रही, उनके कुछ एयरक्राफ्ट अनयूज्ड पड़े हैं तो दे टाई इट विद अ जीप से खींच के उसको आगे पीछे करते हैं सो दैट टायर्स डोंट गेट डैमेज्ड. सो वो बेसिकली प्रॉपर्टीज हैं जिस पे म्यू डिपेंड करेगा. दूसरा, आपने वो व्हीकल्स के ऊपर ट्रेड डिजाइन देखा होगा कि जो रबर के ऊपर डिजाइन बनाया होता है, दैट आल्सो डिटरमिन्स म्यू. और दूसरा, पानी में फ्रिक्शन कम हो जाती है या बढ़ जाती है? सर कम होती है. कम होती है. क्यों? बिकॉज वो जो थ्रेड्स हैं, मतलब जो आपके टायर्स के ऊपर डिजाइन बना हुआ है, वो गैप्स जो है बीच में वहां पे पानी फिल हो जाता है, सो दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. जैसे माउंटेन्स में नॉर्मली होता है कि स्नोफॉल होगी अगर विंटर्स में, तो स्नो पे कार चलाना आसान है या मुश्किल है? सर मुश्किल है, काफी मुश्किल है. स्नो पे इट्स इजी. वर्ड्स को ध्यान से सुनना. It's easy to drive a vehicle on snow but not on ice. मतलब अगर आप माउंटेन्स पे चले गए और बर्फ पड़ गई, अगर आपकी फिजिक्स ठीक है तो स्नोफॉल जब हो रही है आप उस पर व्हीकल चला सकते हो. दैट्स नॉट डिफिकल्ट. उससे फ्रिक्शन कम नहीं हुई होती. बट अगर रात को स्नोफॉल हुई थी और आप सुबह व्हीकल लेके निकले हो, दैट स्नो हैज टर्न इनटू हार्ड आइस. एंड आइस की फ्रिक्शन नहीं होती. अगर वो पत्थर की तरह हार्ड होगी, मतलब अगर आपने सरफेस को देखा, सड़क के ऊपर बर्फ फ्रीज हो चुकी है अच्छे से, बिकॉज जब गिरती है तब तो पाउडर्ड फॉर्म में होती है, तो तब फ्रिक्शन होती है. बट व्हेन इट टर्न्स इनटू आइस दैट रिड्यूसेस द फ्रिक्शन. तो उस केस में फिर गवर्नमेंट क्या करती है? वैसे इंडिया में नहीं करती, पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, गवर्नमेंट क्या करती है उस केस में? सर फिर उसके लिए स्पेशल टायर्स मतलब रिकमेंड किए जाते हैं. इंडिया में तो टायर्स भी बाहर नहीं की स्पेशल कंट्री कोई लगाता ना. आप मनाली 2 दिन के लिए जा रहे हो, आप टायर्स थोड़ी बदलोगे. वो ये सारे स्पेशल टायर्स के जो कंसेप्ट होते हैं, या चेन्स बांधना टायर्स के ऊपर, दीज आर कंसेप्ट व्हिच आर यूज्ड इन यूरोप एंड अमेरिका, जहाँ पे 5-5 महीने बर्फ पड़ी हुई है. इंडिया में आप घूमने जा रहे हो 2 दिन के लिए, आपने मनाली जाना है, शिमला जाना है, आप टायर्स थोड़ी बदलोगे कार के. आप स्नो टायर्स थोड़ी लगाते हो. मैं वो नहीं पूछा आप क्या करोगे. गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइस दी कि गवर्नमेंट को क्या करना होता है. इंडिया में वो भी नहीं आपने कभी देखा होगा, बट क्या करना होता है. they throw sand or salt on the surface. कि जब फ्रीज हो जाता है पानी, उसके ऊपर वो सैंड गिराते हैं, दैट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन, ताकि व्हीकल स्लिप ना करे. बट इंडिया में वो नहीं होता. वो कहते हैं अपने आप दिख नहीं रहा था कि बर्फ पड़ी हुई है, तो इसके ऊपर चला ही क्यों नहीं थे, स्लिप कर गई तो. बट अदरवाइज इट्स कंसेप्चुअल क्वेश्चन आता है कि व्हाई सैंड इज थ्रोन ऑन द ट्रैक्स आफ्टर स्नोफॉल, बिकॉज इट विल इंक्रीज द फ्रिक्शन. पर इंडिया में आपने एक दूसरा कंसेप्ट देखा होगा जो बाकी कंट्रीज में भी होता है, which is referred as banking of tracks. Banking of tracks क्या होता है? Banking of tracks. अगर आप कभी पहाड़ पे जाते हो तो जो रोड्स हैं वो ऐसे इंक्लाइंड बनती हैं, हॉरिजॉन्टल नहीं बनती. मतलब बाहर की साइड से थोड़ी ऊपर की तरफ कर देते हैं रोड को, खास करके बेंड्स पे, कि जब बेंड आता है तो रोड को ऐसे इंक्लाइंड बनाते हैं सीधा बनाने की जगह. इस फिनोमेना को हम कहते हैं बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स.
कि आपने रोड को इंक्लाइन बना दिया, बिकॉज इसका बेनिफिट ये होता है कि ये जो मैक्सिमम वेलोसिटी है जिससे कार टर्न ले सकती है, ये बढ़ जाती है बैंकिंग करने से। तो हम उसको मैथमेटिकली प्रूव करेंगे कि बैंकिंग करने से मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे बढ़ जाएगी। तो इंडिया में आप माउंटेन्स पे हमेशा बैंक ही देखोगे ट्रैक्स की, जितनी भी सड़कें हैं जब मोड़ आता है वो थोड़ी सी टेढ़ी बना देते हैं इंक्लाइंड हॉरिजॉन्टल की जगह, because that will increase the maximum velocity with which you can take a turn on a road. उसको बैंकिंग को बाद में करते हैं। ये कंसेप्ट देखो, सर्कुलर ट्रैक का कंसेप्ट समझ में आया कि कार सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड्स एक करेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड्स, ये दोनों बैलेंस रहेंगे, ये दोनों बैलेंस रहेंगे। एंड बिकॉज टर्न लेना है तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड, विच फ्रिक्शन प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो नॉर्मली हम क्या करते थे, हम फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या मार्क करते थे, वेलोसिटी के ऑपोजिट। इसमें हम कौन सी मार्क कर रहे हैं, अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, बिकॉज वेलोसिटी आगे की तरफ है, फ्रिक्शन इधर एक्ट कर रही है। So that's why we always called friction as an intelligent force. It decides on its magnitude and direction according to situation. तो इसमें फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्रोवाइड कर देगी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा इसकी लिमिटिंग वैल्यू से कम रहनी चाहिए, तो v की वैल्यू हमेशा रूट म्यू आर जी से कम रहनी चाहिए। दैट मींस मैक्सिमम वेलोसिटी जो है वो रूट म्यू आर जी होनी चाहिए। इसमें देखो कुछ भी नहीं समझ आया तो पूछो मेरे से। कुछ नहीं समझ आया तो पूछ लो। सर वो फ्रिक्शन उसके परपेंडिकुलर क्यों लगेगी, मतलब वो थोड़ा बस बता फ्रिक्शन दो की एक बार। प्रॉपर्टी यही है कि वो अपने आप अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन डिसाइड करती है कि उसको करना क्या है। तो इसमें फ्रिक्शन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करनी है तो उस डायरेक्शन में एक्ट करेगी। आपको जो 9th में पढ़ाया ना कि फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होती है, वो कंसेप्ट ही गलत है, वैसा नहीं होता कुछ भी। फ्रिक्शन हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन खुद से डिसाइड करेगी सिचुएशन के हिसाब से। दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंटेलिजेंट फोर्स। कि उसका कोई रूल नहीं है कि मैं बोलूं ये रूल है तो यही डायरेक्शन होगी फ्रिक्शन की, बिकॉज वो ऐसे न्यूमेरिकल्स भी दे सकते हैं जहां पे आपको फ्रिक्शन की डायरेक्शन ही बतानी हो, वही बहुत टफ न्यूमेरिकल बन जाएगा कि आप फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे बताएं। So you can draw this diagram, then we will write. वो ट्रांसलेशन रोटेशन रोलिंग ये मत बनाना, this is not part of this chapter, ये सिर्फ समझाने के लिए किया था, this is not required, ये डायग्राम चाहिए बस। डायग्राम बना लो। Consider a car moving on a circular track of radius r. Consider a car moving on a circular track of radius r. With constant speed. मतलब अभी हम टेंजेंशियल फोर्स नहीं ले रहे, स्पीड चेंज होती तो फ्रिक्शन के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक कंपोनेंट टेंजेंशियल फोर्स प्रोवाइड करता है, एक सेंट्रीपिटल, बट दैट केस इज नॉट एट दिस लेवल। मतलब दिस लेवल मीन स्कूल लेवल के लिए, ये आज स्कूल वाला थोड़ा सा बता रहा हूँ, स्कूल की डेरिवेशन है, इनमें से जो आज किया एक डेरिवेशन तो आई जाती है। सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस r with constant speed on horizontal surface, normal reaction and weight will balance each other. Normal reaction and weight will balance each other. That is, normal reaction and weight will balance each other. That is, R is equals to mg. There is R is equals to mg. And the limiting value of friction is mu mg. And the limiting value of friction is mu mg. To take the circular turn,
take the circular turn centripetal force is required to take the circular turn. Centripetal force is required, and friction provides the required centripetal force. Therefore, to take the turn, centripetal force must be less than or equal to limiting value of friction. Centripetal force must be less than or equal to limiting value of friction. So you can write these steps. सर लास्ट सेंटेंस रिपीट करना. Centripetal force must be less than or equal to limiting value of friction. इसीलिए आपने फॉर्मूला 1 कार के टायर्स देखे होंगे. फॉर्मूला 1 कार के टायर्स दे आर वाइड बिकॉज दैट प्रोवाइड्स लार्जर फ्रिक्शन, कि म्यू बढ़ जाएगा. और लार्जर टायर्स रखने से नुकसान क्या होगा? सर वियर एंड टियर ज्यादा होगा. एफिशिएंसी कम हो जाएगी. एफिशिएंसी मतलब एवरेज जो हम लेते हैं, बट दोज फैक्टर्स आर नेवर कंसिडर्ड जब आप फॉर्मूला 1 चलाओ. एंड सेकेंडली, फॉर्मूला 1 कार चलाना मुश्किल क्यों होता है? इन एडिशन टू सूडो फोर्स. और उसमें क्या प्रॉब्लम आएगी अगर मैं आपको मतलब किसी फॉर्मूला 1 कार में बिठा दूं और आपको बोलूं चलाओ? Even if you can manage the pseudo forces which are acting on your body. दूसरी प्रॉब्लम उसमें क्या आती है? एक तो सर उसमें एसी कंट्रोल नहीं करनी होता. मुश्किल होती है. एक तो उसमें एसी नहीं होता, और उसका जो अंदर टेम्परेचर होता है, जो इंजन से हीट निकल रही होती है, दैट कॉज सीवियर डिहाइड्रेशन. सो सीवियर डिहाइड्रेशन होती है उस व्हीकल को चलाते हुए. सो आप फॉर्मूला 1 ड्राइवर्स को कभी देखोगे, अगर ध्यान से उनको ऑब्जर्व करो, दे हैव अ वाटर बॉटल अटैच टू देयर बॉडी, और पाइप को उन्होंने मुंह में रखा होता है. कंटिन्यूअसली पानी पीते रहते हैं, नहीं तो इतना पसीना आता है कि उसी से फेंट हो जाएंगे. एंड स्टिल अ फॉर्मूला 1 ड्राइवर, इट जनरली नोटिस दैट फॉर्मूला 1 ड्राइवर लूजेस एटलीस्ट 1 kg वेट बाय ड्राइविंग अ कार. कि वो एक रेस में 1 किलो उनका वेट कम हो जाता है कार चला के. ऑल्दो सुनने में लग सकता है कि ऐसे कैसे कम होगा, मतलब खुद दौड़े नहीं, कुछ नहीं किया, कार चली है, बट दैट्स बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव स्वेटिंग व्हिच टेक्स प्लेस. सर उसमें एसी क्यों नहीं होता? क्योंकि एसी होगा तो आप पावर को तो एसी को दे दो, उनको पावर एसी को नहीं देनी ना. पावर सारी स्पीड बढ़ाने में चाहिए. ओके. बिकॉज एसी जैसे ही आपने स्विच ऑन किया, आपके घर में जो भी व्हीकल है, आप उसमें जब एसी स्विच ऑन करते हो तो एक्सेलरेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है. बिकॉज इंजन की कुछ पावर आप डिफरेंट जगह पे इलेक्ट्रिकल सर्किटरी में यूज करने लग गए हो. सो उनको वो सब कुछ एक्स्ट्रा वो सिस्टम नहीं चाहिए होते. They just want whatever power they have that's used for accelerating the vehicle. Next is banking of tracks. Banking of tracks.
Banking of tracks. Banking of tracks is the phenomena due to which outer surface of the road is raised relative to the inner surface. Outer surface of the road is raised relative to the inner surface. And the inclination angle with horizontal is called the banking angle. And the inclination angle with the horizontal is called banking angle. Inclination angle with the horizontal is called banking angle. हमारे पास ये रोड थी जिसको मैंने बैंक बनाया, बैंक किया थ्रू एन एंगल थीटा। ठीक है, ऐसे टर्न ले रहा है व्हीकल, तो बिकॉज ये आउटर साइड है, आउटर साइड इज रेज्ड रिलेटिव टू द इनर साइड। ये इनर साइड है रोड की, मतलब अगर आप माउंटेन्स की बात करोगे तो ये माउंटेन वाली साइड, ये वैली वाली साइड, ये आउटर साइड। तो आउटर साइड को थोड़ा सा ऊपर बनाया। अगर इसके ऊपर मैं किसी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, फोर्सेस बताओ कौन कौन सी। नॉर्मल रिएक्शन आर, mg। mg sin theta and mg cos theta. फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में है? अगर व्हीकल तेज चलेगा तो वो पहाड़ की तरफ स्लिप करेगा या बाहर की तरफ? बाहर। पहाड़ की तरफ। धीरे चलेगा तो पहाड़ की तरफ, तेज चलेगा तो बाहर को स्लिप करता है। कभी ऐसे सुना है व्हीकल तेज चल रहा तो पहाड़ में टकरा गया, वो कहते खाई में गिर गया? बाहर की तरफ स्लिप होती है बॉडीज। तो फ्रिक्शन किधर मार्क करूं? Downwards parallel to the surface. पैरेलल टू द सरफेस डाउनवर्ड्स, मतलब ये हो गई फ्रिक्शन F। ये तो फोर्सेस मार्क की। कंपोनेंट्स बनाएं, ये थीटा तो ये एंगल भी थीटा, तो दिस विल बी F cos theta. F cos theta, this will be F sin theta. थीटा। थोड़ा डिफरेंस देगा। मैं अब mg के कंपोनेंट्स नहीं बना रहा, मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में बना रहा हूं। तो r के कंपोनेंट्स, ये कंपोनेंट, ये एंगल थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये थीटा, दिस वुड बी r cos theta। r cos थीटा का रोल क्या है? ये व्हीकल ऊपर नीचे तो नहीं जा सकता, मतलब r cos थीटा इज इक्वल टू f sin थीटा प्लस Sin mg। theta plus mg. फोर्सेस ने मिला के क्या किया? अगर कार ऐसे टर्न ले रही है तो सेंट्रिपिटल फोर्स किधर चाहिए? इनवर्ट्स। इन दोनों ने मिला के सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड की। मतलब r cos थीटा is equals to f sin थीटा प्लस mg। ये क्लियर? अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो mg किसके इक्वल आ गया? r cos theta minus f sin theta। और f किसके इक्वल होता है? फ्रिक्शनल फोर्स mu Mu mg cos theta. म्यू आर। आर की वैल्यू नहीं निकाल रहा मैं, म्यू आर। ठीक है, इन दोनों ने सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड की। सेंट्रिपिटल फोर्सेस mvr square mv square by r। mv square by r is f cos theta
से सेकेंड इक्वेशन या फर्स्ट, दोबारा करें डिवाइडिंग 2/1, टू बाय वन करोगे तो लेफ्ट साइड पे क्या आया, v² बाय आर जी, राइट साइड पे cos थीटा माइनस म्यू sin थीटा म्यू अपॉन कॉस म्यू थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। या आप ये कह सकते हो ये mv² बाय आर की वैल्यू इससे कम होनी चाहिए, तो v की वैल्यू इससे कम, तो v मैक्स कितना हो जाएगा, इक्वल टू दिस। अंडर रूट ऑफ अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cos थीटा से डिवाइड कर दूं तो क्या बचेगा, फिर आर जी म्यू प्लस tan थीटा 1 माइनस म्यू tan थीटा। अब इस मैक्सिमम वेलोसिटी से ट्रैवल कर सकते हो। पहले क्या वैल्यू आई थी, मेरे को बताओ, ये वैल्यू म्यू आर जी से ज्यादा है या कम है, बेसिकली ये म्यू से वैल्यू ज्यादा आएगी या म्यू से कम आएगी ये वैल्यू, ज्यादा। बिकॉज म्यू डिवाइडेड बाय सम वैल्यू विच इज लेस देन 1, ये हमेशा लेस देन 1 नहीं होगा। मान लो ये हाफ आ गया सॉल्व करके डिनोमिनेटर, तो ये वैल्यू तो बढ़ गई ना। तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी विद विच कार कैन टेक अ टर्न, इट इंक्रीजेस बैंकिंग करने से। सो बैंकिंग कर दोगे तो आप ज्यादा वेलोसिटी से कार को चला सकते हो, इसलिए बैंकिंग की होती है। देखो इसमें इस डायग्राम में कुछ नहीं समझ आ रहा तो देन वी विल राइट अबाउट इट। फोर्सेस देखो क्लियर है सबको, हाँ जी। सर इसमें हमने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स क्यों बनाए हैं? बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, अंदर की तरफ। हॉरिजॉन्टल। तो हमें इसी यही बता रहा है ना, सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, तो हमें सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन में फोर्सेस चाहिए थे, इसलिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बनाए हैं। सो ड्रॉ दिस डायग्राम देन वी विल राइट। डायग्राम बना लो सिर्फ। Banking of tracks is done. Banking of tracks is done as it will increase the maximum velocity with which, as it will increase the maximum velocity with which car can take a turn, car can take a turn. Next paragraph में लिखो, consider a vehicle of mass m, consider a vehicle of mass m moving on a banked circular track, moving on a banked circular track of banking angle theta, of banking angle theta, Vehicle of mass m moving on a banked circular track of banking angle theta and radius of curvature r, banking angle theta and radius of curvature r with a constant speed v, with a constant speed v. The forces acting are weight acting vertically downwards, weight acting vertically downwards,
normal reaction perpendicular to the surface upwards, normal reaction perpendicular to the surface upwards, and frictional force. And frictional force. Parallel to. And frictional force parallel to the surface in downward direction. Making components of normal reaction and frictional force. Making components of normal reaction and frictional force. ये नोट कर लो. सर ये वर्टिकल इक्विलिब्रियम वाला लिख लें. हाँ लिखना. अगर बैंक ट्रैक फ्रिक्शनलेस हो तो म्यू कितना? अगर फ्रिक्शन है ही नहीं, सर म्यू 0 हो जाएगा. म्यू को 0 पुट कर दूं तो वी मैक्स कितना आ जाएगा? रूट जी टेन थीटा. रूट आर जी टैन थीटा. ठीक है, एक बार ये वाला आर्टिकल देखो. अगर म्यू 0 होता तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी थी? रूट आर जी. म्यू No, 0 हो तो zero. 0. मतलब अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक फ्रिक्शनलेस होता तो आप 0 वेलोसिटी से थोड़ा सा भी ज्यादा करते तो स्लिप कर जाते. यहाँ पे अब आपके पास अगर फ्रिक्शनलेस ट्रैक है तो भी आपके पास कुछ वेलोसिटी है जिससे आप धीरे धीरे निकल सकते हो, अगर ट्रैक पर फ्रिक्शन खत्म भी होगी है आइस के बाद. तो ये बेनिफिट होता है बैंकिंग का कि हॉरिजॉन्टल रोड पे अगर फ्रिक्शन नहीं है तो आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते, इस पे कर सकते हो. इसमें देखो कुछ पूछने वाला है तो